लॉर्ड कृष्णा नमन ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में वो है क्लास 10th का बेसिक्स ऑफ आईसीटी स्किल्स। ठीक है, अभी आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट हुई है। 2 यूनिट्स हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आप एक बार वहां जाके चेक करिए प्लेलिस्ट में। हम लोग स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स कवर कर चुके हैं। अभी जो आपकी थर्ड यूनिट है वो स्टार्ट हुई है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ आईसीटी स्किल्स। क्लियर है? इस थर्ड यूनिट में आईसीटी स्किल्स में हमें कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ना है। और हमारा जो पहला टॉपिक है आज वो है नोइंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उन्हें कैसे समझना चाहिए, क्या चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल्स क्या हैं। तो ये सब हमें आज इस लेक्चर में देखना है। क्लियर है जी? सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? Operating system can be defined as an interface between user and hardware. It provides an environment to users so that the user can perform its task in convenient and efficient way. सिंपल सी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा माध्यम जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हम यूजर जो है वो हार्डवेयर के साथ बातचीत कर सकता है। हम जो भी हार्डवेयर में हो रहा है वो कैसे समझ सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मेन सॉफ्टवेयर है सिस्टम का, जिसके बिना आपका सिस्टम एक तरीके से काम कर ही नहीं सकता है। और दूसरी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम ही दूसरे सिस्टम जो भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालेंगे उनको रन करने की फैसिलिटी देता है। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ही अदर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे चलेंगे, अदरवाइज वो नहीं चलेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। An operating system is a collection of software that manages computer hardware resources and provides the common service for computer programs. ठीक है जी? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो हार्डवेयर के साथ साथ अलग प्रोग्राम्स को भी मैनेज करता है और अलग सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। क्लियर? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है छोटे मोटे टास्क का, फाइल मैनेजमेंट जैसे हमें देखना है सिस्टम में, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट में क्या हो रहा है इसको हैंडल करना है। तो ये सब कुछ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। और साथ ही साथ आपके सिस्टम में कितने पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, और आप सपोज प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो एक तरह से देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो रोल अदा करता है वो कोई नहीं कर सकता है। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं। क्लियर है जी? चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर देखा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो जिस हिसाब से हम सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने सिस्टम को यहाँ पे 2 भागों में बांटा हुआ है। किस किस तरीके से? पहला है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा है इंटरएक्टिव इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस हमारे पुराने सिस्टम्स हुआ करते थे। पुराने समय पर जो सिस्टम चलते थे जैसे कि MS DOS था, उसको हम कमांड लाइन इंटरफेस बोलते थे, जिसके अंदर हमें हर चीज के लिए कमांड लिखनी पड़ती है। अगर आपको फाइल खोलनी है तो कमांड, फाइल बनानी है तो कमांड। उसके अंदर क्लिक एंड पॉइंट जैसा सिस्टम नहीं होता था, जैसे हम लोग आजकल क्लिक करके, डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। तो ये चीज पहले नहीं हुआ करती थी, तो उसे कमांड लाइन इंटरफेस बोलते थे। जहां पर हम कमांड्स लिखकर कोई अपना काम करते हैं या समझते हैं, उसको कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। दूसरा इंटरएक्टिव इंटरफेस। इंटरएक्टिव इंटरफेस जो आजकल यूज हो रहा है, जैसे कि जिसको लोग GUI भी बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर चित्र होते हैं, डायग्राम होते हैं, आइकन्स होते हैं। हम सिंपली जाते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग कर लेते हैं। ये फैसिलिटी जो हमें आजकल मिल रही है वो सबके सब सिस्टम आपके इंटरएक्टिव इंटरफेस के हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो आजकल चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल्स में चल रहे हैं, वो भी हमारे इंटरएक्टिव इंटरफेस वाले हैं, जिसके अंदर हम सिंपली टच कर सकते हैं, टच करके कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो जहां पर हम डायग्राम से, पिक्चर्स की मदद से एप्लीकेशन ओपन करते हैं, टच करते हैं, रन करते हैं, वो सब के सब हमारे इंटरएक्टिव इंटरफेस या GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते हैं। ठीक है जी? आगे देखते हैं। ये कुछ कॉमनली यूज्ड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइनेक्स है, विंडोज है, बॉस है, सोलारिस है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब उनके एग्जांपल है। लाइनेक्स का ये लोगो है, फिर ये आपका विंडोज का लोगो है, विंडोज 8 का लोगो है, फेडोरा का लोगो है, एंड्रॉइड का लोगो है, मैक आप जानते ही हैं, मैक OS, आईफोन। तो जो हमारा आईफोन वाले हैं और जो एप्पल कंपनी के हैं, उनके सिस्टम्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है वो मैक OS होता है। तो ये सब चीजें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने देखे सुने होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बात कर लेते हैं लाइनेक्स की। लाइनेक्स क्या है? देखिए, लाइनेक्स भी खुद में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसको लिनस टोरवाल्ड ने बनाया था। और ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि ये नेट पर फ्री मिलता है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोई आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। आप इसे फ्री में डाउनलोड करिए, फ्री में चलाइए। उसके साथ ही साथ आप इसका पूरा का पूरा फ्री चलाने के साथ साथ आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और मॉडिफाई करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपने कोई भी चेंजेस किए, आपको लगा कि इस तरह का कुछ ऑप्शन होना चाहिए था, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हैं,
आपने वो चेंजेस उसमें किए और उसके बाद वो चेंजेस आपने जो आपकी लाइनेक्स की टीम है उससे वेरीफाई करा ली और उसको आप पब्लिश भी कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो लाइनेक्स के इसीलिए बहुत सारे वर्जन आते हैं, बिकॉज लोग लाइनेक्स को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके चेंज करके फिर मार्केट में दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सोर्स कोड भी फ्रीली अवेलेबल है। तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके रन कर सकते हो, चेंज करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्लियर। अब आगे लिखा है लाइनेक्स इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर सेटअप प्रोग्राम। आजकल जो वेब सर्वर सेटअप प्रोग्राम आता है उसके अंदर 3-4 सॉफ्टवेयर एक साथ आते हैं, तो उनका ही पार्ट लाइनेक्स भी है। इसको लैम्प बोलते हैं, लाइनेक्स, अपाचे, माइस्क्यूएल और पीएचपी, ये सारी चीजें एक साथ आती हैं। ठीक है, तो ये इसी का एक पार्ट है। तो लाइनेक्स भी इंस्टॉल आजकल लोग कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सस्ता पड़ता है, आपको ज्यादा खर्चे नहीं करने हैं, फ्रीली अवेलेबल है। नॉर्मली हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग वगैरह जितने भी हमारे काम होते हैं वो सब हम उसमें कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विंडोज। विंडोज बहुत कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब लोग जानते ही हैं, सब लोगों ने देखा है, हम सब समझते हैं विंडोज क्या है, और मोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट कॉमनली विंडोज ही यूज होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज द मोस्ट पॉपुलर जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अगर सबसे ज्यादा कोई इस्तेमाल हो रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी बाजार पे पकड़ बनाई हुई है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिकतर माइक्रोसॉफ्ट के ही सिस्टम्स फेमस है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इज ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट नेम्ड विंडोज इन नवंबर 1985। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 85 में अपना विंडोज लॉन्च किया था, सबसे पहला विंडोज नवंबर 85। द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडोज इज विंडोज 10। अगर देखा जाए तो विंडोज में आजकल सबसे जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो आपका विंडोज 10 है। ठीक है, विंडोज 10 जिसपे आजकल हम लोग सब काम कर रहे हैं, तो वो विंडोज आपकी सबसे लेटेस्ट वर्जन है। Windows makes it possible to complete all type of everyday tasks on your computer. For example, you can use Windows to browse the internet, check your emails, edit digital photos. मतलब आजकल जितने भी हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड टास्क हैं, जो एवरीडे टास्क हैं, वो सारे के सारे हमारे टास्क विंडोज पर कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, विंडोज पर कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि हम नेट भी चला रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें विंडोज चाहिए। तो विंडोज एनवायरनमेंट पे हम नेट भी चलाते हैं, ईमेल्स भी चेक करते हैं, फोटोज भी एडिट करते हैं, गेम्स भी खेलते हैं, ये बहुत सारे काम जो भी हम कर सकते हैं वो सब हम विंडोज पे करते हैं। क्लियर है जी। अब आगे देखते हैं कि बात करते हैं बॉस की, BOSS। ये इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंडिया वाले लोगों ने इसको मॉडिफाई किया है, यूनिक्स को, लाइनेक्स को, और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा है बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ठीक है, ये इंडियन आपका इंडियन ओएस है, इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है जी। देखते हैं भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस क्या है। ये बॉस, ये लाइनेक्स को मॉडिफाई किया है, लाइनेक्स का जो वर्जन है डेबियन, उसको मॉडिफाई करके बनाया गया। बॉस लाइनेक्स इज ऑफिशियली रिलीज्ड इन 4 एडिशंस। बॉस 4 एडिशंस में आता है। डेस्कटॉप जो कि पर्सनल और होम बेसिक के लिए यूज होता है, डेस्कटॉप में मतलब पर्सनल यूज, होम और ऑफिस के लिए। एडवी बॉस फॉर एजुकेशन और स्कूल कम्युनिटी के लिए बनाया गया, और बॉस एडवांस जो कि सर्वर प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया। बॉस एडवांस और बॉस मूल, ये एडवांस सर्वर प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया। ठीक है, सो द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन इज 8.0। जो बॉस का लेटेस्ट वर्जन है वो 8.0 है, जिसको उन्नति नाम दिया गया। ठीक, उन्नति नाम से जो ओएस आ रहा है बॉस का, वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, जो कि 15 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुआ था, 2019। The desktop environment and the application have been localized to enable the use of Indian language। जितने भी इसके अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन चलते हैं या इसका जो एनवायरनमेंट है वो इंडिया को ध्यान में रख के बनाया गया है, और सारी इंडियन लैंग्वेजेस को कोशिश किया गया है कि इसके अंदर जो भी इंडियन लैंग्वेजेस है उनको सपोर्ट दिया जाए। तो मतलब हिंदी, बेसिकली हिंदी को प्रेफरेंस दी गई है, और इंडियन लैंग्वेजेस होती है उनको भी प्रेफरेंस दी गई है इसके अंदर। अब देखते हैं सोलरिस। सोलरिस जो सन माइक्रो सिस्टम्स है, सन माइक्रो सिस्टम से 1992 में बनाया था ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। सन ने एक अपना खुद का एक ओएस बनाया था, सन ओएस, उसके बाद वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, फिर सोलरिस बनाया गया। इस तरह से सोलरिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं, बट ये बहुत कम पॉपुलर है। क्लियर। फिर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ये आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? जो भी आपके फोन में सिस्टम्स आते हैं, फोन के अंदर जो ओएस आता है उसको हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि एंड्रॉइड है, मैक वालों का मतलब एप्पल वालों का iOS है, तो ये सारे सिस्टम्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में पढ़ के आते हैं, डिजिटल वॉच में पढ़ के आते हैं, टैबलेट्स में पढ़ के आते हैं, इन सबको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहा जाता है। ये भी हमारे नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह ही होते हैं, नॉर्मल ओएस की तरह ही होते हैं, बट ये मोबाइल में या स्मॉल डिवाइसेस में काम करते हैं, तो इनकी प्रोग्रामिंग उसी तरह की होती है। अब देख लेते हैं वर्किंग विद 10, क्योंकि विंडो 10 जो है वो आजकल बहुत कॉमन है और हर जगह इस्तेमाल हो रही है। तो इसकी बेसिक्स में क्या है कि हम एक बार समझ लेते हैं कि विंडो 10 है क्या, ये काम कैसे करती है, और इसके अंदर किस किस तरह से क्या क्या हो सकता है, विंडोज 10 कैसे कैसे कौन से ऑप्शन से क्या होता है। तो देख लेते हैं विंडो 10 में क्या है। विंडो 10 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमने पीछे ही बताया था, फिर से बता रहे हैं
कि विंडोज का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसका जो मेन स्क्रीन आती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और स्टार्टिंग में जब आप नया नया सिस्टम परचेज करेंगे तो सिर्फ उसके ऊपर रिसाइकिल बिन आइकन बन के आता है। बाकी आइकन्स आपको जब आप ऑप्शंस में जाके ऑन करते हैं तब शो होते हैं, अदरवाइज ये आइकन्स आपको ऑप्शन शो नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसमें जो आइकन्स होते हैं, आइकन आइकन आप समझते होंगे, आइकन की डेफिनेशन होती है, आइकन्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। तो इसके अंदर बहुत सारे आइकन्स पड़े होते हैं, जैसे हर एक जीयूआई में होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओएस होता है, वैसे इसमें होता है। हम क्या करते हैं, उस आइकन पे जाके डबल क्लिक करते हैं और वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाता है। साथ ही साथ इसके ऊपर शॉर्टकट आइकन भी पड़े होते हैं। शॉर्टकट आइकन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, इसका ध्यान रखिए कि शॉर्टकट आइकन के कॉर्नर पे, देखिए मैंने यहाँ पे राउंड भी किया हुआ है, शॉर्टकट आइकन के कॉर्नर पे, यहाँ देखिए कॉर्नर पे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एरो बना होता है ऐसा घुमा हुआ, तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक शॉर्टकट आइकन है। अब आप एक नॉर्मल आइकन और शॉर्टकट आइकन के बीच में डिफरेंस समझिए क्या होता है। नॉर्मल आइकन कोई भी फाइल फोल्डर खुद हो सकता है या एप्लीकेशन का लिंक वहां हो सकता है, और शॉर्टकट क्या होता है कि हम डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को वहां से न चला के उस सिस्टम में कहीं और पे सेव है और उसका हमने लिंक एक दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, इस लिंक पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन जहां भी सेव है वहां से डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो शॉर्टकट आइकन्स कौन से होते हैं? शॉर्टकट आइकन इज बेसिकली अ लिंक टू अ पर्टिकुलर फाइल और लोकेशन। ठीक, तो यही सब इसमें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देखिएगा, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा। अब बेसिक टर्म्स देखते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज विंडोज के अंदर इस्तेमाल होती हैं। वर्ड होता है रिसाइकिल बिन, आप लोगों ने देखा होगा डेस्कटॉप पर ऐसा आइकन आता है, इसको रिसाइकिल बिन बोलते हैं। इसके अंदर दोनों इमेजेस शो कर रखी हैं, ये फिल रिसाइकिल बिन और ये एम्प्टी। अगर रिसाइकिल बिन में कुछ नहीं है तो ऐसी इमेज आती है, और अगर उसके अंदर कोई भी डिलीटेड फाइल पड़ी हुई है तो उसकी इमेज फिर ऐसी आती है। ठीक, तो रिसाइकिल बिन क्या है? एक ऐसा सिस्टम फोल्डर, एक ऐसा फोल्डर जहां पर डिलीट की हुई फाइल्स को रखा जाता है। हम कोई भी फाइल्स अपने सिस्टम से अगर डिलीट करते हैं तो डायरेक्टली सिस्टम से बाहर नहीं जाती है, वो सीधा रिसाइकिल बिन में जाती है। फिर उस रिसाइकिल बिन से हम उस फाइल को हटा सकते हैं और चाहें तो वापस भी अपने सिस्टम में ला सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी रिसाइकिल बिन होते हैं जहां से हम फाइल्स को रिस्टोर या परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। अगला होता है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है समझिए, आपकी विंडोज की जो मेन स्क्रीन होती है उसके बॉटम पर एक बार बन के आता है, उसको टास्क बार बोलते हैं। यहाँ देखिए अलग अलग विंडोज के टास्क बार मैंने शो किए। विंडोज 98 में टास्क बार ऐसा होता था, 7 में ऐसा हुआ, फिर 8.1 में ऐसा हुआ और अब 10 में ऐसा आता है। ठीक है, टास्क बार क्या है? विंडोज का जो मेन पेज आता है, जो डेस्कटॉप आता है विंडो का, उसके जस्ट बॉटम पे एक ऐसा पट्टी सी बन के आती है, उसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। और इस पर एक स्टार्ट बटन होता है, बाकी जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वगैरह आपने ओपन कर रखे होते हैं उनके मिनिमाइज आइकन्स होते हैं। साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है जहां पर आपको टाइम, डेट और ये सब चीजें शो हो रही होती हैं। ठीक है जी, ये आपका टास्क बार होगा। अब आगे देखते हैं स्टार्ट मेन्यू। टास्क बार पर सबसे कॉर्नर में इधर लेफ्ट साइड में ऐसा स्टार्ट बटन बना होता है। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक ऐसी मेन्यू निकल के आती है, साइड में ऐसे ऑप्शंस निकल के आते हैं। इस मेन्यू को स्टार्ट मेन्यू बोला जाता है। ये वो मेन्यू है जहां से आप अपने विंडोज के अंदर किसी भी प्रोग्राम में नेविगेट कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है आप उनके अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई सिस्टम रिलेटेड सेटिंग्स करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक आइकन होता है कंट्रोल पैनल। हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल पैनल का आइकन है, यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है। तो इस तरह का आइकन होता है, उस पर जब क्लिक करते हैं तो हम कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं। कंट्रोल पैनल एक ऐसा सिस्टम फोल्डर है जहां से हम सिस्टम रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स कर सकते हैं। माउस की कर्सर की स्पीड कम ज्यादा करना, ऐसे सेट करना, कीबोर्ड को सेट करना, ठीक है, वॉलपेपर वगैरह चेंज करना, डेट टाइम सेट करना, तो ये सारे काम हम कंट्रोल पैनल में जाके कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए हम यहाँ क्लिक करके जा सकते हैं। अगला होता है फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसे समझ लीजिए क्या होता है। फाइल की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो फाइल क्या होता है? फाइल इज अ कॉमन स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर एंड ऑल प्रोग्राम्स एंड डेटा आर रिटन और स्टोर्ड इनटू द फाइल एंड रीड फ्रॉम द फाइल। मतलब किसी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को दिया गया नाम और नाम देकर जब हम उसे हार्ड डिस्क में कहीं पर सेव कर देते हैं तो उसको फाइल कहा जाता है। फाइल अलग अलग टाइप की, अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इमेज हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक्सेल फाइल हो सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकती है, तो ये सब आपकी फाइल्स होती है। ठीक है, आपने देखा हुआ है कि जिस तरह की फाइल होगी उसका आइकन उसी टाइप का शो होता है। अगर फाइल आपकी वर्ड की है तो ऐसा डब्ल्यू बन के आएगा, अगर एक्सेल की है तो ऐसा आएगा, अगर पावर पॉइंट की है तो इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, तो जिस जिस तरह की फाइल्स होती हैं उसी तरह के आइकन्स आपको शो होते हैं। बात करते हैं फोल्डर की। फोल्डर क्या है? फोल्डर की अगर बात करिए तो फोल्डर एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर फाइल्स को रखते हैं और हम दूसरे फोल्डर्स को भी रख सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो फोल्डर इज ए कंटेनर दैट इज यूज्ड टू होल्ड वन और मोर देन वन फाइल्स और सब फोल्डर्स इन इट। अगर हमको छोटे मोटे सब फोल्डर्स इसके अंदर रखना चाहें तो हम वो रख सकते हैं।
फाइल्स रख सकते हैं, फोल्डर्स रख सकते हैं। तो इन्हें आपस में ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक प्रॉपर वे में रखने के लिए हम फोल्डर का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, आगे देखते हैं। स्टार्टिंग फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर अब क्या है, विंडोज के अंदर फाइल एक्सप्लोरर का एक बहुत बड़ा यूज होता है। फाइल एक्सप्लोरर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी ऐप है जो आपके सिस्टम के अंदर कितनी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उन्हें देखने के लिए या उनके बीच में नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो सामने लिखा हुआ है कि फाइल एक्सप्लोरर इज अ यूजफुल टूल फॉर यूजर्स टू एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर हार्ड ड्राइव। ठीक है, आपके हार्ड ड्राइव पर कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम फाइल एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर की विंडो कुछ इस तरीके की होती है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ऐसे ऊपर लिख के आएगा फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ देखिए, और पूरा ऐसी विंडो बन के आएगी। यहाँ पर जो आपका नेविगेशन पेन होता है, इसमें आप किसी भी चीज पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर फोल्डर या डायरेक्टरी में जा सकते हैं। ठीक है, अब फाइल एक्सप्लोरर को स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट करने का क्या तरीका होता है कि फाइल एक्सप्लोरर को स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके एक्सप्लोर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई दबाकर भी आप डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी? चलिए आगे देखते हैं। क्रिएटिंग फोल्डर। विंडो एनवायरनमेंट में अगर हमें कोई नया फोल्डर बनाना है तो कैसे बनाना है? विद एग्जांपल, विद फोटोज मैंने आपको दिखाया है। तरीका क्या है, जहां पर भी आपको नया फोल्डर बनाना है वहां पर आप राइट माउस क्लिक करेंगे, ये मेन्यू निकल के आएगा, इसमें आप न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ फोल्डर ऑप्शन चूज कर लेंगे। जैसे फोल्डर ऑप्शन आ जाएगा आप वहां पर अपना नाम डाल के नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जितनी फाइल्स आप चाहें इस फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि सपोज आपकी विंडो ओपन होकर आ रही है, उस विंडो में ऐसा आपका पूरा ये रिबन ओपन होकर आएगा। इस रिबन में ये जो ऑर्गेनाइज ग्रुप है, होम टैब पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये ऑर्गेनाइज ग्रुप आएगा, इसके अंदर न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो भी आप नया फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बनाते हैं नया फोल्डर। आगे देखते हैं। कॉपिंग और मूविंग फाइल्स। एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल्स को कैसे कॉपी या मूव करते हैं, आप ये थ्योरी पढ़िएगा, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ कैसे होता है। सिंपली फाइल्स और फोल्डर्स को मूव करने के लिए पहले हम फाइल्स और फोल्डर्स को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद राइट माउस क्लिक करके उन्हें कॉपी कर लेते हैं, फिर न्यू लोकेशन पे जाते हैं, वहां जाके फिर से राइट माउस क्लिक करते हैं और पेस्ट सेलेक्ट कर देते हैं। ये तो हो गया आपका कॉपिंग। मूविंग में क्या होता है, हमें जो भी फाइल्स मूव करनी है हमने उन्हें सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट माउस क्लिक किया और यहाँ पे कट ऑप्शन सेलेक्ट किया। ठीक है, कट सेलेक्ट किया और दूसरी जगह पर जाके हमने फिर से राइट माउस क्लिक करके पेस्ट सेलेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, एक जगह से फाइल्स हट जाएंगी और दूसरी जगह पहुंच जाएंगी। कॉपिंग में और मूविंग में यही डिफरेंस होता है। कॉपिंग में फाइल्स दोनों जगह रहती हैं, सोर्स पे भी और डेस्टिनेशन पे भी, बट मूविंग में एक जगह से हट जाते हैं, सोर्स से हट जाएंगे और सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ये होता है आपका मूविंग। क्लियर है? ओके, इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है। आप अगर इतना सब लंबा प्रोसेस ना फॉलो करना चाहें तो फाइल्स को सेलेक्ट करें और कॉपी के लिए कंट्रोल सी प्रेस करें और नई लोकेशन पे जाएं, वहां कंट्रोल वी प्रेस कर दें। इसी तरीके से कट करने के लिए कंट्रोल एक्स करें और न्यू लोकेशन पे जाएं, वहां कंट्रोल वी कर दें। इससे आपका मैटर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉपिंग, मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब जानते हैं क्लिपबोर्ड क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई फाइल कॉपी या पेस्ट करते हैं या कट करते हैं तो वो सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए रखी जाती है। तो सिस्टम का ऐसा टेम्पररी मेमोरी बफर जहां पर कॉपीड या कट डेटा रखा जाता है उसको हम लोग क्लिपबोर्ड बोलते हैं। एक बार फिर से समझिए, सिस्टम का ऐसा टेम्पररी मेमोरी बफर जहां पे कॉपी या कट किया हुआ डेटा कुछ समय के लिए रखा जाता है जब तक वो पेस्ट नहीं होता है, तो उसको हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। क्लिपबोर्ड का जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। जैसे आप सिस्टम ऑफ करेंगे या एप्लीकेशन क्लोज करके बाहर आने की कोशिश करेंगे वो डेटा रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पूरा क्लिपबोर्ड का ग्रुप होता है। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इस क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कॉपी, पेस्ट, कट। तो ये सब जो हम काम करते हैं वो क्लिपबोर्ड के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे क्लिपबोर्ड क्या, ऐसा मेमोरी एरिया जहां पर कोई भी कॉपी या कट किया हुआ डेटा रखा जाता है। ओके, अब देखते हैं रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। एक बार अगर आपने कोई फाइल और फोल्डर बना लिया, उसके बाद उस बने बनाए फाइल और फोल्डर का अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को रीनेम कहा जाता है। इसके सामने मैंने पूरे तरीके और पूरी थ्योरी लिखी हुई है, एक बार आप पढ़ के देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछिएगा क्लास के दौरान, मैं आपको डायरेक्टली इसको समझा देता हूँ हिंदी में कि रीनेम करने का तरीका क्या है। कि आप जिस भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करना चाहते हो उसके ऊपर राइट माउस क्लिक करो और रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, पहला तरीका। दूसरा, आप फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करो और F2 की प्रेस कर दो। जैसे आप F2 प्रेस करोगे वैसे ही न्यू नेम डालने का ऑप्शन आ जाएगा और आप वहां पर नया नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रीनेम का तरीका। तीसरा ऑप्शन भी है, आप इस होम टैब पर क्लिक करें, यहाँ देखिए आपको ऑर्गेनाइज ग्रुप के अंदर रीनेम ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके भी आप फाइल और फोल्डर का नाम
चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका रीनेमिंग ऑप्शन। अब बात करते हैं डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स की। कोई फाइल और फोल्डर आपको डिलीट कर रहे हैं, सिंपल तरीका, उन्हें सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दीजिए, फाइल और फोल्डर डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप उन्हें परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो डिलीट हो जाए, उसका सिस्टम में वापस ही ना आए, तो उसके लिए डिलीट करते समय शिफ्ट पकड़ लीजिए, सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ डिलीट करिए। इससे क्या होगा कि वो परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। ठीक। और अगर आप सिंपल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं, फिर वहां से आप जरूरत पड़ने पर उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक। तो शिफ्ट डिलीट में और सिंपल डिलीट में यही फर्क है। शिफ्ट डिलीट से कोई भी चीज परमानेंटली रिमूव होके सिस्टम से बिल्कुल बाहर चली जाती है, और सिंपल डिलीट से वो चीज रिसाइकिल बिन में जाती है, वहां से हम उसे फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका डिलीट और शिफ्ट डिलीट के बीच का डिफरेंस। आई थिंक डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स क्लियर है। अगर नहीं समझ में आए तो क्लास के दौरान जरूर पूछना। अगला है रिस्टोरिंग डिलीटेड फाइल। गलती से अगर कोई फाइल आपसे डिलीट हो जाती है और आप उसे वापस पाना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं रिस्टोर करना। ठीक है। तो उस फाइल को आप कैसे रिस्टोर करेंगे? तरीका सिंपल है, इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप डबल क्लिक करके रिसाइकिल बिन में जाएंगे। जो भी आपका रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पर आ रहा होता है, उसके ऊपर आप डबल क्लिक करके रिसाइकिल बिन में पहुंचेंगे और जिस भी फाइल को आपको रिस्टोर करना है, फाइल या फोल्डर को, वो उसमें पहले ढूंढेंगे कहाँ पे रिसाइकिल बिन में, और फिर उसके ऊपर आप राइट माउस क्लिक करेंगे, देन रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी फाइल जहां से डिलीट हुई थी उसी लोकेशन पर दोबारा पहुंच जाएगी। क्लियर है जी? तो आई थिंक रिस्टोरिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। तो ये मैंने पूरा टॉपिक आपका जो कवर कर दिया है, पहला वाला जो सेशन है आपका कंप्लीट। तो ये पूरा सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड यूनिट का पहला सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए क्लास के दौरान। किसी को कुछ न समझ में आए तो जरूर पूछिए, और क्लास के दौरान पूछते समय अगर आपको फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ होमवर्क देख लीजिए, मैंने बाकायदा मेंशन किया हुआ है। आप वीडियो और बुक की मदद से नोट्स बनाएंगे और बैक साइड में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं चेक पॉइंट सेक्शन के अंदर, वो सारे के सारे आपको सॉल्व करके अपने कॉपी पे लिखना है। क्लियर है? कॉल करने के लिए अगर आपके पास नंबर नहीं है तो फिर से वही पूरा नाम, एड्रेस, नंबर सब कुछ आप पर यहाँ दे रखा हुआ है। आप इस नंबर पे क्लास टाइम के दौरान कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते जरूर रहिए, बिकॉज अब सिर्फ आपको ही मेहनत करनी है, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।